ये पढ़ो रेगुलेशन 14 एनबीएफसी का। Standard asset provisioning. Every applicable NBFC shall make provision for standard asset at 0.25% of the outstanding, which shall not be reckoned for arriving at net NPAs. The provision towards standard assets need not be needed from gross advance but shall be shown separately as contingent provision against standard asset in the balance sheet. ठीक है, स्टैंडर्ड सेट क्या थी जो रेगुलर थी पेमेंट में? तो वो क्या बोल रहा है? अभी तक हमने कल क्या पढ़ा था कि सब स्टैंडर्ड के ऊपर, डाउटफुल पे, लॉस के लॉस और ऊपर डाउटफुल के ऊपर प्रोविजन करने का। अब ये कह रहा है कि अब स्टैंडर्ड सेट पे भी कुछ तो प्रोविजन करके रखो कंटीजेंसी के लिए। अच्छा, ठीक है, तो अब ये है प्रोविजंस ऑन फॉर स्टैंडर्ड असेट्स। और ये कितना बोल रहा है? स्टैंडर्ड सेट जो एकदम रेगुलर चल रही है, तो उसके लिए कहते हैं कि एवरी एप्लीकेबल, तो हर एक को करना है, आपको भी करना है अगर आप लोन दे रहे हो तो। कितना करना है? 0.25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग। तो अगर आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ है तो इसका 0.25% प्रोविजन करना है। लेकिन इसके लिए क्या बोल रहा है कि ये नेट एनपीए की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। कैलकुलेशन नोट कंसीडर्ड। ठीक है। सेकेंडली, इसको ग्रो विल नॉट शो एज डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस एडवांसेस, रादर क्या करेंगे? सेपरेटली दिखाएंगे, शोन एज कंटीजेंट प्रोविजन अगेंस्ट स्टैंडर्ड सेट। वॉइस गई। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। तो प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड सेट रेगुलेशन 14 क्या बोल रहा है, बता दो मेरे को। जो स्टैंडर्ड असेट है उस पे भी 0.25% प्रोविजनिंग करनी है, बट ये नेट एनपीए कैलकुलेशन नॉट कंसीडर्ड, उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, एंड डिडक्ट ग्रॉस एडवांस से डिडक्ट भी नहीं करेंगे, बल्कि कंटिंजेंट प्रोविजन जैसा शो कर देंगे बैलेंस शीट। दैट मींस हर वो एनबीएफसी जो लोन दे रही है उसकी प्रोविजंस में एक ये प्रोविजन आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब इतना पैसा आपने और अलग रख लिया इन एसेट्स का भी कि कल को कुछ हुआ तो, कंटीजेंसी पड़ी तो। ऑन अ सेफ साइड। प्रोविजन का कंसेप्ट क्लियर है ना? प्रोविजन मतलब प्रॉफिट में से पैसा अलग निकाल के रखने का। वॉइस गई। अरे बाबा, प्रोविजन का कंसेप्ट क्लियर है ना? आज वॉइस अच्छा नहीं आ रहा। हाँ, वो तो करने के लिए क्वेश्चन बनाना। हाँ, तो क्वेश्चन बनाना है। तो हमने कल जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि सब स्टैंडर्ड, लॉस असेट और डाउटफुल असेट पे अपने को प्रोविजन करना है। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड सेट है जिसमें कोई अभी भी डिफॉल्ट नहीं है, उन सब असेट्स के ऊपर भी हमको एक प्रोविजन बनाना है। वो बनाना है 0.25% ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग। जितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसका 0.25%, और वो नेट एनपीए में से माइनस नहीं होगा। उसको हम अपनी बैलेंस शीट में अलग से दिखाएंगे कंटीजेंट प्रोविजन करके। हाँ हाँ, क्लियर है? क्लियर है। इज इट क्लियर? क्लियर। चलो, गाइडलाइन ऑन गाइडलाइंस ऑन लिक्विडिटी। हाँ बोलो। गाइडलाइंस ऑन लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। मेरे आपकी को ये आवाज भी लोन पे क्वेश्चन आ रहा है। आवाज थोड़ी स्लो आ रही है आपकी भी। अच्छा, अभी? हाँ, लेकिन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन दे देती है ना, हाँ, एज पर सेक्शन हाँ, होली 185 ऑन को दे सकते 186 हैं। जो हाँ, भी हम्म है ना, होली ओनली वहाँ पे एनबीएफसी को सब्सिडरी। एग्जाम्प्ट किया हुआ है। अच्छा, वो एग्जेम्प्ट है। अगर आप सेक्शन वो किधर कंपनीज एक्ट में एग्जाम्पशन देखोगे तो एनबीएफसी जिनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अच्छा, देना है उनको एग्जाम्प्ट किया हुआ है 185 वाले प्रोविजन।
अगर उनका कोर्स ऑफ बिजनेस है तो, बट हाँ। यहाँ तो मेरा कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। तो अब क्या क्वेश्चन क्या है आपका? अगर हाँ, तो कल को अगर मेरी सब्सिडरी को मनी की जरूरत है हम्म। और मेरी कंपनी ने उनको दे दिया, तो भी हम्म। मेरे को ये सब देखना पड़ेगा क्या? क्या सब? ये इतना रामायण, लोन वाला पॉलिसी लगाना, ये करना वो करना, नहीं, वो बिजनेस हो गया ना, अगर आपका क्योंकि बिजनेस। लैंडिंग बिजनेस तो नहीं है मेरा। मैं तो वही बोल रहा हूँ, बिजनेस नहीं है, और जिसका बिजनेस होगा वहां पे लिखा है जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। वॉइस गई। अगर वो बिजनेस में इन्वॉल्व हाँ, है, वैसे बिजनेस में, तो बिजनेस नहीं हुआ ना। वॉइस गई। क्या करूँ मैं? हाँ, अगर बिजनेस में इन्वॉल्व है तो ये सब प्रोविजन फॉलो करना है। हाँ। अगर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है तो ऑन अ हेल्प बेसिस होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी या ग्रुप कंपनी को पैसा दे सकती है। कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस करके। हाँ, वही कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। वहाँ पर अगर आप वहाँ पे देखो, वहाँ एग्जाम्पशन तभी है जब आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लैंडिंग हो। अगर आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लैंडिंग नहीं है, तो आपको हम्म। सेक्शन 185 एप्लीकेबल हो जाएगा हाँ, वो तो मैं फॉलो करूंगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कि आप बिजनेस एक्टिविटी के लिए दे सकती हो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर वो नहीं है तो। हाँ हाँ, एग्री। ठीक है, तो मतलब इतना रामायण करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी तब। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, और जब भी ऐसा कोई आया, तो पहले आप ये देख लो कि हम्म। क्या हमारा बिजनेस है क्या लैंडिंग का। अगर हमारा बिजनेस है लैंडिंग का, तो हमको हम्म। 185 एप्लीकेबल नहीं है, अपने को अपनी डिमांड कॉल पॉलिसी के हिसाब से चलना है, क्योंकि उस केस में तो चलना आपकी है, बनी हाँ। हुई होगी। हाँ। और अगर नहीं बनी हुई है, इसका मतलब आपका बिजनेस नहीं है, तो सेक्शन 185 की कंप्लायंस करनी है। अगर रेजोल्यूशन चाहिए तो रेजोल्यूशन लेना है, एग्जाम्पशन है तो एग्जाम्पशन लेना ओके ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, है। चलो। अंडरस्टूड। हम्म। Guidelines on liquidity risk management हम्म। framework. हम्म। Applicable NBFCs having an asset size of 100 crore and above, हम्म। as per their last audited balance sheet, हम्म। shall adhere to the set of liquidity risk management guidelines as detailed in Annex 2 of these directions. हम्म। However, these guidelines will not apply to Type 1 NBFC ND, non-operating financial holding company, and standalone primary dealers. It will be the responsibility of the board of each NBFC to ensure that the guidelines are adhered to. हम्म। The internal controls required to be put in place by NBFCs as per these guidelines shall be subject to supervisory review. Further, as a matter of prudence, all other NBFCs are also encouraged to adopt these guidelines on liquidity risk management on voluntary basis. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? हम्म। मेरे को पता नहीं। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है कि आपके पास कैश कम हो गया देने के लिए। अच्छा, कैश नहीं है। हाँ, तो लिक्विडिटी मतलब आपके पास कैश बैलेंस होने चाहिए ना बिजनेस करने के लिए। तो कभी भी ऐसी हाँ हाँ। सिचुएशन जहाँ आपके पास कैश की कमी हो जाए, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम्म। लिक्विडिटी रिस्क जो है, हम्म। क्योंकि अभी सपोज आप हम्म। एक्सेप्ट कर रही हो डिपॉजिट, या कुछ भी आपको देना है, लोन हम्म। देना है, हम्म। और आपके पास पैसा ही नहीं है, हम्म। तो आपको हम्म। अपनी मैचिंग करनी चाहिए असेट्स की, इस तरह से कि कभी भी आपको लिक्विडिटी की कमी ना हो, हमेशा आपके अकाउंट में पैसा रहे। तो उसके लिए उसने क्या बोला कि जो हम्म। एनबीएफसी जिनकी एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा है, आपकी हम्म। है 100 करोड़ से ज्यादा, कम है, 100 करोड़ भी नहीं है। ठीक है, तो 100 करोड़ से कम में तो आपके लिए क्या हो गया, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर 100 करोड़ से ज्यादा हो, हाँ। तो आपको इन्होंने जो एनेक्सर 2 में गाइडलाइंस दी हैं उनको फॉलो करना है। अच्छा, और ठीक वो है। किस किस को एप्लीकेबल नहीं है? एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। हम्म। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी कौन सी थी? पढ़ा था ना हम लोगों ने, जो बैंक्स में करती है। वही बैंक और ग्रुप ऑफ बैंक्स में इन्वेस्ट हाँ, करते हैं। तो उनको ये जरूरी नहीं है गाइडलाइंस की। बाकी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंश्योर करे। और ये जो गाइडलाइंस है, सब्जेक्ट टू सुपरवाइजरी रिव्यू, मतलब आरबीआई इसको रिव्यू कर सकता है। अच्छा। अच्छा। तो हमारे ओके। को अभी पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे केस में हम अभी स्मॉल कंपनीज को ही देख रहे हैं, तो एनेक्सर 2 में जाने की जरूरत नहीं है। ब्रोड ये बोल रहा है
कि किसी भी एनबीएफसी की अगर एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो उसको गाइडलाइंस फॉलो करनी है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए। बाकी कंपनियां वॉलंटरी बेसिस पे कर सकते हैं। हाँ, टाइप 1 एनबीएफसी एनडी मतलब नॉन ऑपरेटिव पूरा वर्ड है ये एक साथ। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एक, एनबीएफसी एनडीज क्या होती है? नॉन डिपॉजिट टेकिंग। टाइप 1। हाँ टाइप देखो ना 1 थ्री मतलब में नोट आएगा ना नीचे, ये अच्छा, एज डिफाइंड इन आरबीआई प्रेस रिलीज डेटेड जून 17। ये निकालूं निकालेंगे अभी, इस टाइम आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। हाँ हेलो। हम्म हाँ ठीक है, अभी आउट ऑफ ठीक है। कंटेक्स्ट है। अभी पहले 14 में हमने क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड एसेट पे प्रोविजनिंग पढ़ा। 15 में बोला लिक्विडिटी रिस्क की गाइडलाइंस को फॉलो करना है किन कंपनियों को? जिनकी एसेट साइज 100 हाँ, करोड़ से ज्यादा है। 100 या उससे ज्यादा है। हाँ, उसमें एग्जाम्पशन है नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो टाइप 1 एनबीएफसी है, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग जो बैंक के शेयर होल्ड कर रही है, बैंक और उनकी सब्सिडियरियों के, और स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स। ये 3 टाइप की कैटेगरी को एग्जाम्पशन है। बोर्ड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप ये गाइडलाइंस हाँ। को फॉलो कराओ, इम्प्लीमेंट कराओगे और मॉनिटरिंग करोगे, और इसको आरबीआई रिव्यू हम्म। कर सकता है। बाकी सब एनबीएफसी को बोला कि आप जो है वो ओके। वॉलंटरी बेसिस पे करो। बिकॉज अच्छी बात है कि अगर आप ये गाइडलाइंस क्या कहेंगी कि अपने फंड्स को किस तरह से मैनेज करो कि हमेशा आपके पास लिक्विडिटी बनी रहे। तो अगर हम्म। आपसे कोई पूछे कि क्या हमें करना चाहिए, किसने बोला अरे आपको होनी चाहिए, तो आप बोलो नहीं हमें कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम चाहे तो कर सकते हैं। तो आपके केस में भी अगर आप हाँ चाहो तो ये गाइडलाइंस को फॉलो कर सकती हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। हाँ, ठीक है। अगला मल्टीपल एनबीएफसी जहाँ मैंडेटरी नहीं है। ओके। मार्केट। बोलो। मल्टीपल मल्टीपल एनबीएफसी applicable NBFCs that are part of a corporate group or are floated by a common set of promoters shall not be viewed on a standalone basis. The total assets of the NBFCs in a group, including deposit-taking NBFCs, if any, shall be aggregated to determine if such consolidation falls within the asset size of the two categories, that is, those with size below 500 crore or those with asset size of rupees 500 more than 500 crore and above. The regulation as applicable to the two categories shall be applicable to each of the non-deposit taking NBFC within the group. For the purpose, statutory auditors are required to certify the asset size of all the NBFCs in the group. However, NBFC D within the group, if any, shall be governed under the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposit Reserve Bank Direction 2016 and NBFC Financial Company Systematically Important Non-Deposit Taking Company and Deposit Taking Company Direction 2016 as applicable to Deposit Taking NBFC. ठीक है, समरी में बताता हूँ। तो मल्टीपल गूगली एनबीएफसी, वाली। हाँ मल्टीपल हाँ। एनबीएफसी। अब गौरव ने 2 कंपनी बनाई। वॉइस गई। एक से स्लीप मोड में चलाया था बार बार। आ रही है आवाज? अच्छा। हम्म हाँ। एक कंपनी थी राइट मूव एकेडमी, दूसरी थी रॉन्ग मूव एकेडमी। ये एनबीएफसी जो थी एनडी एनएसआई थी, ये भी एनडी एनएसआई थी। इसकी एसेट साइज थी 50 सीआर और इसकी थी 460 सीआर। अब देखो तो कोई भी सिस्टमेटिक ओके। इंपॉर्टेंट नहीं हुई, नहीं। लेकिन आरबीआई कहता है कि हम ग्रुप कंपनियों को कंसोलिडेटेड लेंगे। ग्रुप टू बी कंसोलिडेटेड। ग्रुप की डेफिनेशन आपने पढ़ी हाँ। थी, कंपनीज इन द ग्रुप। तो इस केस में वो क्या हो गया, ग्रुप की टोटल एसेट्स कितनी होगी? 510 करोड़। हाँ। तो ये बन गई सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। यस। हाँ, नो एनडीएसआई या हाँ। तो वो क्या बोला इस केस में,
जो भी एप्लीकेबल प्रोविजन है, अगर 510 हुई तो सिस्टमेटिक, और अगर 490 होती तो एनडीए एनएसआई, हाँ, वो रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, एप्लीकेबल रेगुलेशंस ऑन बोथ द कंपनीज, अच्छा, चाहे वो फिर 50 करोड़ की हो चाहे 450 करोड़ की हो। और इसके लिए ऑडिटर जो अच्छा, है वो सर्टिफिकेट देगा कि कंपनीज इन ग्रुप की ओके, टोटल एसेट्स कितनी है, हाउ मच। फिर जो एनएसआई बने हैं उनको एनएसआई डिपॉजिट जो रेगुलेशंस है उनको भी फॉलो करना है। अच्छा, हुँ? या डिपॉजिट टेकिंग है तो हुँ? ठीक है, तो उनको अपने रेगुलेशन तो फॉलो करने ही करने हैं। पर्पस क्या है, अगर किसी आदमी ने दो कंपनी छोटी छोटी जैसे इस केस में बना दी और एनडीएनएसआई जो सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट है उसको फॉलो नहीं करना चाह रहा, तो इस डेफिनेशन से उसको फॉलो करना पड़ जाएगा। अगर ग्रुप की जो एनबीएफसी है उनका टोटल एसेट का साइज आपका 500 करोड़ से ऊपर हो गया तो। अच्छा, क्लियर है? तो अभी मेरे को मेरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखना चाहिए क्या, आपके पास एसेट साइज अगर अगर कैलकुलेट ग्रुप करने के में, लिए? हाँ, अगर आपके पास ग्रुप में एक से ज्यादा एनबीएफसी है तो उनका टोटल कंसोलिडेटेड देख के आपको डिटरमाइन करना चाहिए कि आपको नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमेटिक लगेंगे कि नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिक लगेंगे। अच्छा, अगर वो ग्रुप एनबीएफसी है तो, हाँ, अगर नहीं है तो लाइक, नहीं तो नहीं, खाली एनबीएफसी का टोटल करने का है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, ये था रेगुलेशन 16। 16। और उससे पहले रेगुलेशन था, ये आपको एप्लीकेबल है, यस यू हैव टू इंश्योर। उससे पहले था नहीं, लिक्विड, ये है ना, इंश्योर करना है ना, अगर आपने एक कंपनी और बना ली तो लिक्विडिटी रिस्क गाइडलाइंस रेगुलेशन 15 किनको एप्लीकेबल था? इफ असेट साइज मोर देन 100 100 करोड़ करोड़। और मोर। एक्सेप्शन थी टाइप 1 एनबीएफसी एनडी, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग होल्डिंग हाँ, कंपनी, प्राइमरी स्टैंडर्ड प्राइमरी डीलर्स एसपीडी। हम्म, क्लियर है? क्लियर है। पूछूंगा बाकी सारे। हम्म। चलो नेक्स्ट। हाँ, मेरे को एक चीज और बोलना था। हम्म, आप ना मेरे को पढ़ाते टाइम ना ऐसा मत बोलो कि ये हमको एप्लीकेबल नहीं है करके, नहीं तो ना वो चीज वो कॉन्सेप्ट में भूल जाती हूँ। हम्म, मैं कल ये चीज नोट किया। क्या? लोन वाला देखो, इन्वेस्टमेंट वाला आपने मेरे को कहा था एप्लीकेबल है, हम्म, तो वो मैं इतना ध्यान से सुनी कि आप कभी भी पूछो तो शायद मैं बोल दूं। हम्म, लोन और कोल लोन वाला मैं ध्यान सुनी होंगी, बट आई थिंक जैसे कंपेयर करो उतना 100% नहीं दी, क्योंकि मेरे ब्रेन में आया कि तुमको एप्लीकेबल नहीं है ना। हम्म, तो ये मेरा ब्रेन का लोचा है, तो इसलिए आप मेरे को बोलो हर चीज एप्लीकेबल है। ठीक है चलो। हाँ, मल्टीपल एनबीएफसी आपको एप्लीकेबल है? हाँ मेरे को तो है। ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपके ग्रुप में एक से ज़्यादा एनबीएफसी होगी तो उसका टोटल एसेट साइज देख के फिर डिटरमाइन करना है कि एसडी है कि सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। हाँ, ओके डन। अभी बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर सबको है, आपको भी एप्लीकेबल है। डिस्क्लोजर्स, बोलो। okay. Disclosures in the balance sheet. हम्म, Every applicable NBFC shall separately disclose in its balance sheet the provisions made as per these directions without netting them from the income or against the value of assets. तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि हर हम्म, एनबीएफसी को इंक्लूडिंग यू, अगर आप लोन वोन दे रहे हो, जो हम्म, प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी थी, हम्म, स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस और उसके ऊपर, वो आपको अपनी बैलेंस हाँ, शीट में अलग दिखाना हाँ, है, नेट ऑफ नहीं करना कि टोटल एसेट माइनस प्रोविजन करके अच्छा, नेट फिगर नहीं दिखानी है, प्रोविजन अलग दिखाने हैं और टोटल एसेट अलग दिखाने हैं। अलग लाइक आप दिखानी, कैसे अलग अलग दिखाओगी, दिखानी है। टोटल सब एसेट इतनी माइनस प्रोविजन हम्म, इतने, अलग से दोनों दिखाओगे। अच्छा, ओके। हम्म, The provision shall be distinctly indicated under separate heads of account as provision for bad and doubtful debt,
and provision for depreciation in investment. अब ये जो पहला वाला था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और ये सब, ये था जिनका लैंडिंग बिजनेस है, और आपके केस में हाँ क्या था, डेप्रिसिएशन। आपको याद है आपने पढ़ा था कि हम ईयर एंड में सबकी वैल्यू लेंगे, कॉस्ट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, और जो कम है उसको हाँ हम हाँ हाँ डेप्रिशिएट कर देंगे। और वो बढ़ इंक्रीजिंग में हुआ तो इग्नोर करेंगे. हाँ, तो इस केस में वो जो प्रोविजन आपने किया है वो अलग से दिखाया जाएगा एज ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इन अच्छा इन्वेस्टमेंट। ओके डन. फिर Such provision shall not be appropriated from the general provision and loss reserves held, if any, by the NBFC. मैं किसी और से नहीं लेना, आपको प्रॉफिट से अलग रखना है, किसी और जनरल प्रोविजन में से सब हेड नहीं बनाना, तो प्रॉफिट में से निकालना है। अच्छा अलग अलग मतलब जनरल से नहीं लेना, सबका अलग प्रॉफिट हम्म, से करो जो हम्म, करना है. हम्म, Such provisions of for each year shall be debited to the profit and loss account. हम्म, The excess of provisions, if any, had under the head general provisions and loss reserves may be written back without making adjustment against them. हम्म। अभी अगर आप Hmm. जनरल प्रोविजन कर रहे थे असेट्स के ऊपर, हम्म, Hmm. Hmm. और ये प्रोविजन कर रहे थे, बाद में अगर वो असेट डाउटफुल नहीं निकली और आपने वो प्रोविजन, हमने बोला ना, अगर वो नहीं यूज हुआ तो आप उसको राइट बैक कर सकते हो। Hmm. हाँ हाँ लाइक लॉस रिजर्व करके रखा था लेकिन पैसा आपको पूरा मिल गया, तो वो लॉस रिजर्व क्या होगा, वो P&L में क्रेडिट हो जाएगा, और जो प्रोविजन आप बना रहे हो वो P&L में डेबिट होगा। अच्छा एग्जाम्पल, तो ये भी हमको ध्यान रखना है. डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट क्या बोल रहा है, देखो हम्म क्या बोल रहा है, चार चीजें बोल रहा था। पहला, हम्म, कि डिस्क्लोज प्रोविजंस। कितने टाइप के प्रोविजंस थे, हम्म दो टाइप के थे, प्रोविजंस बैड डाउटफुल एंड डाउटफुल डाउटफुल डेट्स डेट और डेप्रिसिएशन ऑन। एंड डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट. तो आपकी जो बिजनेस है उसमें उस टाइप का प्रोविजन आएगा। फिर क्या बोल रहा है वो, हम्म नॉट टू बी नेटेड ऑफ फ्रॉम, नॉट टू बी टेकन फ्रॉम जनरल प्रोविजंस। फिर बोल रहा ओके प्रॉफिट है एंड लॉस से डेबिट टू लेना. P&L अकाउंट हम्म एंड राइट बैक जनरल प्रोविजन oblique loss assets in case of रिकवरी। हम्म ठीक है, तो ये रेगुलेशन था आपका 17। 17 तो आपकी बैलेंस शीट में आपको क्या मिलेगा इन सारे में से, इन्वेस्टमेंट वाला मिलेगा. ठीक है, आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा इन्वेस्टमेंट वाला. तो ये हो गया डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट 17। क्लियर है, 1 2 3 4 हम्म एप्लीकेबल है आपको। मेरे को है इन्वेस्टमेंट वाला है. अकाउंटिंग ईयर बोलो। Every applicable NBFC shall prepare its balance sheet and profit and loss account as on 31st March every year. Whenever an applicable NBFC intends to extend the date of its balance sheet as per provision of Companies Act 2013, it shall take prior approval of the bank before approaching the Register of Companies for this purpose. Okay. Even in cases where the bank and the registrar of companies grant extension of time, the applicable NBFC shall furnish to the bank a pro forma balance sheet unaudited as on March 31 of the year and the statutory returns due on the said date. Every applicable NBFC shall finalize its balance sheet within a period of 3 months from the date of which it pertains. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर। अभी कंपनी देख में सबके लिए यूनिफॉर्म अकाउंटिंग ईयर है। हाँ एंडिंग ऑन 31st मार्च March. 31st। तो पहली चीज है कि 31st मार्च होना चाहिए। उसके बाद वो बोल रहे हैं एनी एक्सटेंशन, गई वॉइस, आवाज गई. हाँ हेलो, अभी क्या बोल रहे हैं, एनी हाँ हेलो एक्सटेंशन भाई. इन अकाउंटिंग ईयर प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। RBI. फिर
then ROC. हाँ ठीक है, पहले आरबीआई चाहिए बिफोर अप्रोचिंग आरओसी। फिर in case of extension granted, still prepare balance sheet as on March 31st, As on 31st. unaudited. And file all returns as per data of March. फिर NBFC अच्छा, to finalize accounts, finalize balance sheet latest by 30th June. ओके। आपको ऑप्शन है 3 मंथ्स। आपने इस साल अपनी बैलेंस शीट कब बनाई? अभी तो एक्सटेंशन थी। आपकी बैलेंस शीट कब 31st मार्च की बैलेंस शीट आपने अप्रूव कब करी? MGT 14 कब फाइल करा? अच्छा, वो तो 2 नवंबर। अच्छा, अब ये रेगुलेशन पढ़ो और बोलो कंप्लायंस करा कि नहीं। ये एवरी एप्लीकेबल NBFC से प्रिटेंस तक बोलो, आपने कंप्लायंस करी कि नॉन कंप्लायंस करी? मेरा तो कंप्लायंस है, कैसे? मैंने चेंज थोड़ी किया है। नहीं, ये लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिख रहे हैं हिंदी में? Before approaching, बोलो। एवरी एप्लीकेबल shall finalize its balance sheet within a period of 3 months from the date of which it's pertains. अगर आपको मार्च 31 की बैलेंस शीट बनानी है तो आपको कब तक फाइनलाइज कर देनी है? फाइनलाइज का मतलब बोर्ड अप्रूव और जून ऑडिटर से। जून हाँ, अब जून मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने अपनी बैलेंस शीट कब अप्रूव कराई? ऑडिटर ने कौन से दिन साइन करी? 2 नवंबर। अच्छा, अगर ये लॉ है और इसके पीछे कोई पेनल्टी है तो आपको एप्लीकेबल होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि मैंने ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन नहीं लिया ना। पर एक्सटेंशन से कोई लेना देना ही नहीं है ना। डेट ऑफ बैलेंस, हाँ, इसमें कहीं पे भी एक्सटेंशन से कहाँ लेना देना है? यहाँ पे साफ साफ लिखा है एवरी एप्लीकेबल NBFC शैल फाइनलाइज इस बैलेंस शीट विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट टू विच इट परटेन्स। अगर ROC ने एक्सटेंशन दे दी थी जून की तो आपको सितंबर तक बनानी थी। अगर ROC ने एक्सटेंशन नहीं दी है तो आपको मार्च की जून तक बनानी है। ये अकाउंटिंग ईयर की बात कर रही है नॉर्मली? नॉर्मल। 3 चीजें हैं, देखो अभी मैं वापस आपको वर्ड फाइल पे लाता हूँ। 3 चीजें बोल रहे हैं, मतलब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आप कोई भी सिग्नल क्रॉस कर दोगे। ये 3 चीजें बोलो, यही 3 चीजें कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं खुद ही बोलो। अगर आप RBI हो आप और मैं NBFC हूँ तो आप मुझे क्या क्या बोलोगी? अकाउंटिंग ईयर तो 31st मार्च है। नहीं अब मैं अपना अकाउंटिंग ईयर एक्सटेंशन नहीं कर रही। अगर वो 31st मार्च की बदले मैं कुछ और चाहती हूँ, 30 जून चाहती हूँ, तो मेरे को RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। ROC के ROC से पहले लेना पड़ जाएगा। और अगर वो जो एक्सटेंशन है, अकाउंटिंग ईयर का जो एक्सटेंशन है, अगर वो मेरे को ग्रांट हो गया, स्टिल आई नीड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट 31st मार्च और जो भी रिटर्न है वो फाइल करना है। NBFC फाइनलाइज बैलेंस शीट लेटेस्ट बाय 30 जून 3 मंथ। ओके, पर मेरा वही मैं बोल रही हूँ, एक्सटेंशन अच्छा, अभी ये नहीं हुआ ना, तो मेरे को अभी दो सिनेरियो एप्लीकेबल लेते नहीं हैं। है। एक्सटेंशन टेकन, जब अकाउंट एक्सटेंशन नॉट टेकन। तो ये बैलेंस शीट बननी थी मार्च 31 की और एक्सटेंशन मिल गई जून 30 तक। एक्सटेंशन टेकन, ओके। अब मुझे बताओ ये बैलेंस शीट आपको उस प्रोविजन के हिसाब से कब तक बनानी चाहिए थी? बोर्ड से अप्रूवल कब तक लेनी? एक्सटेंशन टेकन तो 30 जून तक ले लेनी थी। एक्सटेंशन ये है, ये नोट क्या टेकन उल्टा है, नोट टेकन और ये टेकन। बोलो। पहले केस में बैलेंस शीट और कब तक टेकन बनानी? है तो ठीक है, फिर नॉर्मली चल सकते हैं ना। अभी आपके केस में कौन सा है, फर्स्ट के सेकंड? फर्स्ट है, फर्स्ट है। तो आपको बैलेंस शीट कब तक बनानी है?
अभी तक भी बना लो बिफोर एजीएम, पर वो तो लाइक नॉर्मल कोर्स। यहाँ तो नहीं लिखा है। पढ़ो, इसको ट्रांसलेट करो, ठीक है, जो एक्चुअल है उसको करो। बट ये एक्सटेंशन की बात बोल रहे हैं। पर कहाँ लिख रहा है? फ्रॉम द डेट टू विच इट परटेन्स। तो आपकी बैलेंस शीट अगर एक्सटेंशन ली है तो 30 जून की है, और नहीं लिया तो मार्च 31 की है, तो आपको कब तक बैलेंस शीट बनानी है? मैथ मेरे में को 31 मार्च की बनानी है। 31 मार्च की, तो डेट टू विच इट परटेन्स होगी 31 मार्च। तो आपको कब तक बना के रखनी है इस लॉ के हिसाब से? ऐसा हुआ तो फिर जून में ही मेरे को बैलेंस शीट डेट फाइनलाइज तो करनी पड़ मैंने ये जाएगी। क्वेश्चन आते ही आपसे पूछा कि आपने अपनी बैलेंस शीट अप्रूव कब कराई है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपने कंप्लायंस करी है कि नहीं करी। आपने कहा नवंबर। तो मैं आपको क्या बताऊंगा हाँ, कि आपने कंप्लाई किया कि नहीं? मैंने तो कंप्लाई किया, तब मेरे को एनबीएफसी रूल एप्लीकेबल भी नहीं थे। अगर होते तो नेक्स्ट ईयर से देखेंगे। देखोगे तो क्या ध्यान रखोगी? वही 3 मंथ में बैलेंस शीट फाइनलाइज करना है। राइट। एजीएम की एक्सटेंशन थी ना, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की एक्सटेंशन कब आई थी? आरओसी ने जो एक्सटेंशन दी वो ये बोला कि लेकिन हाँ। आपकी वॉइस कट गई। क्या? बोलो। वॉइस बोलो। कट गई। अभी आ रही है? हाँ, नमस्कार, ये आकाशवाणी है, बोलो। हम्म, बट कंपनीज एक्ट भी कहाँ बताता है कि इस डे मतलब विद इन कंपनीज दिस एक्ट कहता टाइम है, डेट ऑफ सुनो फाइनलाइज सुनो करना है। कैसा होता है। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आपका ये फाइनेंशियल ईयर रहेगा, उसमें लिखा है वॉइस कट मार्च। गई। यार, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है आपका मार्च 31 फाइनेंशियल ईयर रहेगा। राइट? गया। है कि नहीं? हाँ हाँ कंपनीज एक्ट में हाँ, वो है। लिखा हुआ है ना कि 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर रहेगा, उसकी आप बैलेंस शीट बनाओगे। फिर उसमें लिखा है 6 महीने के अंदर आप उसको एजीएम में रखोगे, ये भी लिखा हुआ है। हम्म तो 6 महीने हम्म कब खत्म होते हैं? 30। सितंबर। हाँ, अब अगर आप कोविड हो गया और आप एजीएम नहीं कर पाए, तो आरओसी आपको किस चीज की हाँ, एक्सटेंशन दे रहा है? फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड करने के लिए, एजीएम की। कि आप अभी सितंबर नहीं तो 3 महीना और दिसंबर तक रख लो एजीएम में। लेकिन अकाउंट हाँ, अप्रूवल कब हुई? अकाउंट तो बोर्ड अप्रूव करता है, ऑडिट अप्रूव करती है, शेयर होल्डर थोड़ा वो करते हैं। वहां तो रखे जाते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स। क्लियर? फिर क्यों सारी कंपनी बिफोर अभी भी एज ऑन डेट पे ही साइन लेके आ रही है बैलेंस शीट का? हाँ, पर वो कंप्लायंस कर रहे हैं ना, कि आपकी बैलेंस शीट जो है डेट कब की रहेगी? मार्च की रहेगी। आपने हाँ, फाइनेंशियल ईयर थोड़ा बढ़ा दिया। साइनिंग ऑफ डेट। साइनिंग ऑफ हाँ, डेट वही उनको फिनान उनको वही एनबीएफसी के नहीं रूल किया। एप्लीकेबल नहीं है ना, उनको कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको इस टाइम तक फाइनलाइज करना है। उसमें ये लिखा हुआ है एजीएम में आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट रखनी है। तो आप दिसंबर की हाँ। एजीएम में नवंबर की भी रख सकती हो, नवंबर को साइन हुई। हम्म लेकिन एनबीएफसी में लिखा है कि 3 महीने के अंदर जिस पीरियड किया वो हो जानी चाहिए। यहाँ पे एक्सटेंशन आई क्या आरबीआई से आपको? वो टाइम पे तो मैं नहीं देखी, शायद नहीं आई। तो अगर आप